हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सेक्शन 173। जो हम पुलिस रिपोर्ट का हमने पहले डिस्कशन किया था कि पुलिस रिपोर्ट होती क्या है। पुलिस रिपोर्ट के बारे में सेक्शन 173 डील करता है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 173 स्टेट्स रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दैट मीन्स जो पुलिस रिपोर्ट होगी ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस ऑफिसर फाइल करेगा उसको हम वैसे पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। तो जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, जिसमें सारे एविडेंसेस जो उसने इकट्ठे किए, जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की सारी, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो सकती है, कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट या अदर कोई रिकवरी हुई, कन्फेशनल स्टेटमेंट, सारा कुछ इकट्ठा करके एक रिपोर्ट बना के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास सबमिट की जाती है वो पुलिस रिपोर्ट होती है। पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 173 सब क्लॉज 2। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं सेक्शन 173। Every investigation under this chapter shall be completed without unnecessary delay. So they are saying the investigation under chapter 12, because section 173 falls within chapter 12 of the CRPC. The investigation under chapter 12 shall be completed without unnecessary delay। मतलब कि ये डिले को कंट्रोल करने के लिए प्रोविजन डाली गई है कि इट इज़ मैंडेटरी अपॉन द पुलिस ऑफिसर टू डू द इन्वेस्टिगेशन विदाउट एनी अननेसेसरी डिले। अगर तो कोई रीजनेबल डिले है तो ठीक है, बट इट शुड नॉट बी अननेसेसरी डिले। आगे है 173 क्लॉज 1A। द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू रेप ऑफ अ चाइल्ड मे बी, here they have used the word may be, completed within 3 months from the date on which the information was recorded by the officer in charge of the police station। मतलब कि अगर कोई चाइल्ड विक्टिम है या उसके साथ कोई रेप हुआ है, चाइल्ड रेप विक्टिम है, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 months from the date on which the information was recorded by the officer in charge of the police station। पहले तो ये सेक्शन 173 है जो मीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट प्री के लिए ये आप पार्ट याद रखें ये वाला कि 3 months जो रेप विक्टिम है, चाइल्ड रेप विक्टिम, नॉट रेप विक्टिम ओनली, चाइल्ड रेप विक्टिम के केस में द इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 months। 3 months कब से ये भी याद रखना है, फ्रॉम द डेट व्हेन द इंफॉर्मेशन वॉज रिकॉर्डेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। जब पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इन चार्ज ने इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया, उससे 3 महीने के बीच में ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी चाहिए उसे। मे वर्ड यूज है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ डायरेक्टरी अपॉन द पुलिस ऑफिसर। तो ये प्रोविज़न इसलिए दी गई है ताकि जो रेप केसेस है चाइल्ड के अगेंस्ट, तो उनका स्पीडी ट्रायल भी हो सके। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की तरफ भी जा रहे हैं अब, तो इन्वेस्टिगेशन भी स्पीडी मैनर पे हो सके। बट इन केस इफ द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 3 months, इट विल नॉट इफेक्ट अप ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर। उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 3 months में नहीं हुई तो वो टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। उसके लिए नॉर्मली क्या है कि पुलिस ऑफिसर अपना रीजंस रिकॉर्ड कर सकता है कि किस वजह से डिले हो रही है। कई बार कुछ एविडेंसेस ऐसे होते हैं कि 3 महीने में वो इकट्ठे प्रॉपरली नहीं हो पाते। जैसे कि चाइल्ड विक्टिम है, रेप विक्टिम है, उसका जो रेप हो रहा नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी लंबा टेन्योर है, उसके एविडेंसेस इकट्ठे करने में पुलिस ऑफिसर को टाइम लग रहा है। देन ही मे रिकॉर्ड द रीजंस इन हिज केस डायरी दैट व्हाई द इन्वेस्टिगेशन इज डिलेइंग, कि किस वजह से डिले हो रही है। देन इन दैट केस द टाइम पीरियड फॉर 3 months कैन बी एक्सटेंडेड बाय द पुलिस ऑफिसर। नाउ subclause 2 deals with the filing of the police report, that is when the investigation is completed by the police officer, he has to file a complete police report to the judicial magistrate। वो कैसे होगी ये बता रहे हैं। as soon as it is completed, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन जैसे ही कंप्लीट होती है, here they have used the word as soon as it is completed, that means कि पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दी। इसका ये मतलब नहीं कि इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गई, एक तरह से उसको एक बार कंक्लूसिवली कुछ एविडेंसेस मिल गए, उसको उसने कंपाइल करके पुलिस रिपोर्ट बना के दे दिया।
बट द पुलिस ऑफिसर कैन ऑलवेज डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो इसका मतलब ये है कि अंडर सेक्शन 173(2) क्लॉज 2 के अंदर पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, और अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 8 वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक 173(2) के अंडर पुलिस रिपोर्ट फाइल कर देने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी। इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंटिन्यूड इवन आफ्टर फाइलिंग अ पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2, बिकॉज द बेसिक लॉ इज दैट द इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज द प्रेरोगेटिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन हमेशा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के प्रेरोगेटिव के ऊपर होती है। उसकी मर्जी है इन्वेस्टिगेशन कब शुरू होगी और उसकी मर्जी है इन्वेस्टिगेशन कब ख़त्म होगी। ही कैन डू द इन्वेस्टिगेशन टिल द ट्रायल कंटिन्यूज। जितनी देर तक ट्रायल चल रहा है ही कैन डू द इन्वेस्टिगेशन इवन इफ ही हैज़ ऑलरेडी फाइल्ड अ पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2। 173 क्लॉज 2 के अंदर फाइल रिपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गई और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। 173 क्लॉज 2 सेज as soon as it is completed, the officer in charge of the police station shall forward to magistrate empowered to take cognizance to whom the police report is submitted या forwarded. It is submitted to the judicial magistrate who is empowered to take cognizance of the offence. For that offence, cognizance of offence is provided under section 190 of the CRPC. इसमें कौन से में लेंगे? 190 क्लॉज बी, 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंडर जो कॉग्निजेंस इज टेकन बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज ऑन द पुलिस रिपोर्ट। ए कंप्लेंट है, बी पुलिस रिपोर्ट है, सी उसमें अदरवाइज केसेस हैं जैसे सुओ मोटो कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। तो द पुलिस रिपोर्ट इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 and the judicial magistrate can take the cognizance on that police report under section 190 clause 2, sorry clause B. Therefore it means कि किस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगी? जिसके पास पावर है उस ऑफेंस के रिगार्डिंग कॉग्निजेंस लेने की। अगर हम देखें 190 सेक्शन को, वो हमें बताता है, सेक्शन 190 स्टेट्स, जस्ट होल्ड ऑन, सेक्शन 190 में वर्ड यूज़ किया है इन्होंने एनी मजिस्ट्रेट। मतलब इसका ये हुआ कि कोई भी मजिस्ट्रेट है जो ऑथराइज्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए, उसके पास पुलिस रिपोर्ट जा सकती है, बिकॉज अंडर सेक्शन 190 उन्होंने तो एनी मजिस्ट्रेट वर्ड यूज़ किया है, और सेक्शन 173 क्लॉज 2 बोल रहा है कि इट इज़ टू बी सबमिटेड टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट हु इज़ एम्पावर्ड टू टेक द कॉग्निजेंस। Section 190 states subject to the provision of this chapter any magistrate of the first class, कि कोई भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का या एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास हु इज स्पेशली ऑथराइज्ड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो मतलब अगर हम पकड़ के चलें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, मैं बताता हूँ आपको, सेक्शन 190 सेज एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, हम इसको पकड़ के चलते हैं, सेकंड क्लास को छोड़ देते हैं अभी। Judicial magistrate first class can take the cognizance. Under section 173 clause 2, they are saying the report is to be filed to the magistrate who is empowered to take cognizance. तो cognizance लेने के लिए तो कोई भी judicial magistrate first class empowered है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम किसी को भी दे देंगे। सपोज करो चंडीगढ़ में 20 मजिस्ट्रेट बैठते हैं, ऑफेंस हुआ सेक्टर 10 में कि पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में सेक्टर 10 ने इन्वेस्टिगेशन की, देयर आफ्टर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर प्रिपेयर्ड द पुलिस रिपोर्ट एंड ही हैज़ टू फाइल दैट पुलिस रिपोर्ट टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब वो कौन से जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फाइल करेगा? थ्योरेटिकली ही कैन फाइल टू एनी ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब कि 20 में से किसी को भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो थ्योरेटिकली देखे तो सबमिट कर सकता है, बट प्रैक्टिकली नॉर्मली जो होता है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनको एक पुलिस स्टेशन अलॉट होता है, तो वो उस पुलिस स्टेशन का इलाका मजिस्ट्रेट होता है। देयरफॉर जो सेक्टर 10 का पुलिस स्टेशन है उसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर
इलाका मजिस्ट्रेट को अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा। इलाका मजिस्ट्रेट जिसके पास सेक्टर 10 का पुलिस स्टेशन अलॉट होगा, उसको ही वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा। थ्योरेटिकली तो किसी को भी किया जा सकता है ये इसके अकॉर्डिंगली, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता है। एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, अ रिपोर्ट इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट स्टेटिंग, कि उस रिपोर्ट में क्या क्या होगा। द नेम ऑफ द पार्टीज का नाम होगा। द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो उसको इंफॉर्मेशन रिसीव हुई थी उसकी नेचर क्या थी। द नेम ऑफ द पर्सन हु अपीयर्स टू बी एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। हमने सेक्शन 160-61 किया था, उसमें था द पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। नॉर्मली यहाँ पे एक्यूज का नाम तो आएगा ही आएगा, और जो विक्टिम और विटनेसेस के नाम होंगे उनके नाम बताए जाएंगे, हु आर एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। वेयर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड एंड इफ सो बाय होम। मतलब कि अगर उसको लगता है, पहले तो ये चीज़ देखिए आप कि पुलिस रिपोर्ट है उसमें क्या क्या हो सकता है। इट कैन बी अ पुलिस रिपोर्ट इन विच द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपाइन दैट द अक्यूज्ड हैज़ कमिटेड सच एंड सच अक्यूज्ड हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, सपोज करो ए बी और सी ने किया है, एंड अंडर सच एंड सच सेक्शंस उसने इन्होंने ये किया है। पहले तो पुलिस रिपोर्ट इसमें होगी। सेकंड पुलिस रिपोर्ट कैसे हो सकती है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्लोजर रिपोर्ट। मतलब कि सपोज करो ए के अगेंस्ट FIR लॉन्च हुई दैट ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर एंड ही हैज़ किल्ड बी, कि उसने बी को मारा है, देयरफॉर द FIR वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट ए। तो उसमें पुलिस ऑफिसर ने जब इन्वेस्टिगेशन की एंड इट वाज फाउंड दैट ए वाज नॉट प्रेजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड, ही वाज एल्सवेयर, कि वहाँ से आना उसको मुश्किल था, उसने ऑफेंस नहीं किया, ये प्रूव हो रहा है। इन दैट केस द पुलिस ऑफिसर विल फाइल अ पुलिस रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लोजर। क्लोजर रिपोर्ट वो अपने ओपिनियन देगा कि ऐसे ऐसे करके मैंने ये एविडेंसेस एग्जामिन किए, ये विटनेस है, उस मेरे अकॉर्डिंगली ए ने ये ऑफेंस नहीं किया है। तो पुलिस रिपोर्ट दो तरीके से होगी, या तो वो चलान होगा जिसमें वो बोलेगा कि ये एक्यूज ने ये वाला ऑफेंस किया है, और दूसरी तरफ यहाँ वो क्लोजर रिपोर्ट होगी, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी ओपिनियन बताएगा कि इसने ऑफेंस किया ही नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। वन मोर थिंग, द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वाइल टेकिंग द कॉग्निजेंस इज नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ द पुलिस ऑफिसर, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। सपोज करो ये हम सारा डिस्कस जब सेक्शन 190 करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे सारा। उसमें सपोज करो कि पुलिस ऑफिसर ने बोला द अक्यूज्ड हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 302 ऑफ द IPC, कि उसने मर्डर किया है, बट जो उसने पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट goes through whole the police report and it was found that it is not a case of 302, it is a case of 304, culpable homicide not amounting to murder का केस है, culpable homicide amounting to murder का केस नहीं है। therefore the judicial magistrate is not bound, वो 302 की जगह 304 का चार्ज लगा सकता है। इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो अलग बात है, जब हम सेक्शन 190 करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं पुलिस रिपोर्ट में, या तो वो चलान होगा जिसमें पुलिस ऑफिसर बोलेगा कि ये वाले एक्यूज ने ये वाला ऑफेंस किया है, और या फिर अपना क्या कहते हैं वो क्लोजर रिपोर्ट होगी। क्लोजर रिपोर्ट में वो अपनी ओपिनियन बताएगा कि द अक्यूज्ड बुक्ड अंडर ये वाले एक्यूज्ड है, उसमें से कुछ एक्यूज ने किया भी हो सकता है, कुछ के अगेंस्ट क्लोजर रिपोर्ट जा सकती है, या सभी के अगेंस्ट क्लोजर रिपोर्ट जा सकती है कि उसकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग इन्होंने ऑफेंस नहीं किया है। हेयर दे आर सेइंग वेयर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड एंड इफ सो बाय होम, मतलब कि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कौन सा ऑफेंस हुआ है और किस किस ने किया है, उसके रिगार्डिंग वो पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगा। वेदर द अक्यूज्ड हैज़ बीन अरेस्टेड, कि वो बताएगा कि अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ था या नहीं हुआ था, अगर हुआ था तो बेल पे है। तो एक चीज़ और, जब पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2, अगर अक्यूज्ड बेल पर है तो उसको बेल जब जिस दिन पुलिस रिपोर्ट फाइल करनी है उसको भी अक्यूज्ड को भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर किया जाता है, उसको भी अपीयर होना पड़ता है, तो अक्यूज को भी साथ के साथ फॉरवर्ड किया जाता है। ये कंसेप्ट भी हम सारा बाद में करेंगे।
whether he has been released on his bonds and if so whether with or without shortage, मगर कि जो अक्यूज को अगर बेल मिली है तो उसको वो पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ा गया है, और अगर पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ा गया है वेदर दूस पर्सनल बॉन्ड्स वर विद श्योरिटीज और विदाउट श्योरिटीज, कि उसके साथ श्योरिटी ली गई थी या नहीं ली गई थी। वेदर ही हैज़ बिन फॉरवर्डेड इन द कस्टडी अंडर सेक्शन 170, कि ये भी लिखा जाएगा जैसे मैंने आपको बताया कि 173(2) की जब पुलिस रिपोर्ट फाइल कर रहा है तो 170 में उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इसका ना एक कोरिलेशन है सेक्शन 170, 169, ये सभी का कोरिलेशन मैं आपको एक अलग पूरे चैप्टर में बताऊंगा कि कैसे कैसे एक्यूज्ड को फॉरवर्ड किया जाता है कैसे नहीं, तो उसमें उसको बताना पड़ेगा कि एक्यूज्ड साथ में फॉरवर्ड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वुमेन हैज़ बीन अटैच्ड विद द where investigation relates to an offence under section 376, 376A, 376B, C, D, E of the IPC, मतलब कि उसकी वुमेन की मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट साथ में अटैच है या नहीं है, if the offence has been committed under these sections. The officer shall also communicate in such a manner as may be prescribed by the state government the action taken by him to the person, if any, by whom the information relating to the commission of offence was first given, मतलब कि उसने क्या एक्शन लिया जब उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मिली, तो उसको भी वो आल्सो कम्युनिकेट करेगा। आगे है क्लॉज 3, वेयर अ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ अ पुलिस हैज़ बीन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 158, द रिपोर्ट शैल in any case in which the government by general or special order so direct be submitted through that officer, and he may, pending the order of the magistrate, direct the officer in charge of the police station to make further investigation। मतलब कि पुलिस ऑफिसर जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर है जिसको अंडर सेक्शन 158 अपॉइंट किया गया है, जो रिपोर्ट है पुलिस रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के जनरल और स्पेशल डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली उस ऑफिसर के थ्रू भी सबमिट की जा सकती है, एंड दैट ऑफिसर मे एंड ही मे पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट डायरेक्ट द, मतलब कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर पेंडिंग है, ही दैट ऑफिसर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 158 कैन मेक एन ऑर्डर टू द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द ऑफिसर बिलो टू डू द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कि आगे आप इन्वेस्टिगेशन करो, टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन, वो ऑर्डर कर सकता है। मतलब कि कई बार क्या होता है कि जैसे पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है SHO होता है, वो आगे इन्वेस्टिगेशन ASI को मार्क कर देता है, बट द समटाइम्स एंड सर्टेन ऑफेंसेस देयर इज अ गाइडलाइन दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट दैट द पुलिस रिपोर्ट इन सर्टेन ऑफेंसेस हैज़ टू बी फाइल्ड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो उस केस में क्या होता है कि ASI पुलिस रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट कर देता है, SHO उसकी पुलिस रिपोर्ट बनाता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास वो सबमिट करता है। इन दैट केस जब वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर रहा है तो वो ASI को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकता है कि मैं पुलिस रिपोर्ट फाइल कर रहा हूँ बट यू डू द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। आगे है वेयर वेन एवर इट अपीयर्स फ्रॉम अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन दैट the accused has been released on his bond, the magistrate shall make such order for the discharge of such bond or otherwise as he thinks fit। मतलब कि जब उसको पुलिस रिपोर्ट आई, अगर तो पुलिस रिपोर्ट के साथ जब जैसे अक्यूज फॉरवर्ड किया तो नॉर्मल रूटीन में क्या होता है कि जो उसने पहले बेल ली होती है उसके साथ बॉन्ड सबमिट किए होते हैं, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको नए बॉन्ड सबमिट करने के लिए बोलता है, क्योंकि जो पिछले बॉन्ड थे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए थे। जब उसको बेल मिली तो उसमें बॉन्ड में भराया गया था कि आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे, विटनेसेस को आप थ्रेट नहीं करेंगे, एविडेंसेस को टैंपर नहीं करेंगे, आप विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट आप जुरिस्डिक्शन अपना इंडिया को छोड़ के नहीं जाएंगे, या ऐसे कुछ कंडीशंस लगाई गई थी। अब इन्वेस्टिगेशन पार्ट कंप्लीट हो गया, नाउ इट्स द स्टेज ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। व्हेन द पुलिस रिपोर्ट हैज़ बीन फाइल्ड द इंक्वायरी स्टेज स्टार्ट्स। तो उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फ्रेश बॉन्ड्स भरने के लिए बोल सकता है, उसमें नई कंडीशंस होंगी। उसमें क्या होगा कि उसको बोलेगी कि आप रेगुलरली जब आप कोर्ट बुलाएगी आपको आना पड़ेगा, आपको ट्रायल के दौरान पेश होना पड़ेगा, सारे वो कंडीशंस आ जाएंगी, तो वो नए बेल बॉन्ड भरवा लेते हैं। पर इसमें ये बोल रहे हैं कि व्हेन सच रिपोर्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ केस
Whenever it appears from a report forwarded under this section that the accused has been released on his bond, the magistrate shall make such order for the discharge of such bonds or otherwise as it thinks fit। मतलब कि जब पुलिस रिपोर्ट आ गई और उसमें लिखा था कि जो एक्यूज्ड है उसको बेल पे छोड़ा गया था और उसने बॉन्ड्स भरे थे, उन बॉन्ड से वो उसको डिस्चार्ज कर देगी और एज द ऑर्डर इट डीम्स फिट, कि जो उसको ऑर्डर लगता है, मतलब कि वो नए बेल बॉन्ड्स भरने के लिए भी बोल सकती है एक्यूज्ड को। इन केस अगर, तो मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। इन केस जो पुलिस रिपोर्ट है चालान की फॉर्म में आ रही है, फिर तो नॉर्मली जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो इन्वेस्टिगेशन टाइम पे बेल दी थी उसमें बेल बॉन्ड से डिस्चार्ज करेगा ही करेगा, कर देगा और नए बॉन्ड्स के लिए बोल देगा। इन केस पुलिस रिपोर्ट्स कम्स एज ए क्लोजर रिपोर्ट आती है, तो उस केस में जो इन्वेस्टिगेशन में जब बेल ली थी उसमें जो बॉन्ड्स भरे थे उससे वो उसको डिस्चार्ज करेगा ही करेगा। शैल है वर्ड, दोनों में करेगा, पुलिस रिपोर्ट चालान में भी, पुलिस रिपोर्ट क्लोजर में भी, बट उसको आगे फर्दर बॉन्ड्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इफ़ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस इज ऑफ द ओपिनियन दैट ही इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट द क्लोजर रिपोर्ट, कि वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो आगे के वो क्या कहते हैं बॉन्ड्स नहीं लेगा, वही डिस्चार्ज करके ख़त्म हो जाएगा। व्हेन सच रिपोर्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ केस टू विच सेक्शन 170 अप्लाइज, the police officer shall forward to the magistrate along with the report all document or relevant extracts thereof on which prosecution proposes to rely other than those already sent to the magistrate during an investigation। मतलब कि जब वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा उसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या देगा, सभी डॉक्यूमेंट्स और रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स देगा जो प्रोसिक्यूशन जिनके ऊपर रिलाई करने वाला है, except those which has already been forwarded to the judicial magistrate during investigation। जो इन्वेस्टिगेशन में दे दिए गए हैं उनको छोड़ के सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स या रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स वो सभी के सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट के साथ फॉरवर्ड करेगा। और दूसरी चीज़ क्या करेगा, द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 ऑफ द CRPC ऑफ ऑल द पर्सन्स whom the prosecution proposes to examine as its witnesses। मतलब कि 161 में जिन विटनेसेस को, सपोज करो 161 में उन्होंने अपना एग्जामिनेशन किए 20 लोग, बट द प्रोसिक्यूशन इंटेंड्स टू गेट एग्जामिन्ड ओनली 10 पर्सनस, तो वो 10 पर्सनस की 161 की रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली सभी 20 विटनेसेस की 161 की रिपोर्ट आती है, सभी को विटनेस बनाया जाता है। ड्यूरिंग ट्रायल द प्रोसिक्यूशन डिसाइड्स वेदर ही वांट्स टू गिव अप एनी विटनेस और नॉट। मतलब कि सपोज करो एक फैक्ट के रिगार्डिंग दो विटनेस हैं, एक विटनेस ने सपोर्ट कर दिया प्रोसिक्यूशन को, देन द प्रोसिक्यूशन इज एट डिस्क्रिशन टू गिव अप द सेकंड विटनेस हु हैज टू डिपोज ऑन द सेम फैक्ट ऑन विच द प्रीवियस विटनेस हैज ऑलरेडी बीन एग्जामिन्ड। जो दो विटनेस है, दोनों सेम फैक्ट के हैं, एक ने सपोर्ट कर दिया, दूसरे को गिव अप करने की डिस्क्रिशन है। तो देयरफॉर प्रैक्टिकली क्या होता है, 20 के 20 विटनेसेस की रिपोर्ट अपना 161 के जो स्टेटमेंट्स है वो दी जाती हैं कोर्ट को और उनको विटनेस लिस्ट में ऐड किया जाता है। सब्सिक्वेंटली इन ट्रायल इट इज़ ऑलवेज द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन वेदर ही वांट्स टू एग्जामिन ऑल द विटनेसेस और वेदर ही वांट्स टू एग्जामिन सम ऑफ द विटनेसेस एंड रेस्ट ऑफ द विटनेसेस ही वांट्स टू गिव अप, तो वो कर सकता होता है। आगे है, इफ द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट to the subject matter of the proceedings or that its disclosure to the accused is not essential in the interest of justice and is inexpedient in the public interest, he shall indicate that part of the statement and appended a note requesting the magistrate to exclude that apart from the copies to be granted to the accused and stating his reasons for making such request। ये क्लॉज का मतलब है जब पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाती है देन द कॉपी ऑफ द पुलिस रिपोर्ट इज ऑल्सो गिवन टू द एक्यूज्ड पर्सन। हर एक एक्यूज्ड पर्सन को एक कॉपी दी जाती है। ये फॉल करता है सेक्शन 207 एंड 208। 207 एंड 208 में वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल दोनों के बारे में बात की गई है। तो पुलिस रिपोर्ट वो उसके ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर दूंगा 207 और 208 के ऊपर। उसमें छोटी सी अनॉमली भी है, लेजिस्लेचर डिफेक्ट है वहाँ पे, मैं आपको वो भी नोटिस कराऊंगा कि आपको पता लगेगा उससे
कि जब बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, तो कैसे हमने उसको मीनिंग को समझना है। तो मैं वहाँ पे आपको एक बताऊंगा कि कहाँ पे गलती है, जहाँ पे लेजिस्लेचर की मिस्टेक भी है ड्राफ्टिंग के टाइम की। तो 207 और 208 के अकॉर्डिंगली कंप्लाई करना होता है। जब पुलिस रिपोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दी जाती है, देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज़ टू सी whether the copy of the police report has been provided to the accused persons or not. If not provided, then he can direct the police officer to provide the copy of the police report to the accused person. जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर रहा है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, देन इन दैट रिपोर्ट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मे गिव हिज ओपिनियन दैट सर्टेन पार्ट ऑफ सर्टेन स्टेटमेंट या सर्टेन पार्ट ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी हो सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट हो या कोई डॉक्यूमेंट का पार्ट हो, कोई स्टेटमेंट हो या स्टेटमेंट का पार्ट हो, वो बोल सकता है कि जी ये रेलेवेंट नहीं है अक्यूज्ड के लिए, या उसका जो डिस्क्लोजर है टू द अक्यूज्ड इज़ नॉट एसेंशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड इज़ इनएक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी हो सकता है और नेचुरल जस्टिस इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस अक्यूज्ड के लिए ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट एसेंशियल टू सप्लाई टू द अक्यूज्ड। तो वो अपनी ओपिनियन दे सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कि काइंडली ये डॉक्यूमेंट्स अक्यूज को प्रोवाइड ना किए जाएं, तो वो अपनी ओपिनियन दे रहा है। बट जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ द पुलिस ऑफिसर हु इज सबमिटिंग द पुलिस रिपोर्ट। उसकी ओपिनियन से बाउंड नहीं है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि दीज डॉक्यूमेंट्स ऑन विच द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट इट शुड नॉट बी प्रोवाइडेड टू द अक्यूज्ड पर्सन, तो इवन दो अगर लगता है कि उसको प्रोवाइड करने चाहिए, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन से प्रोवाइड इट टू द अक्यूज्ड पर्सन। वो उसके ओपिनियन से बाउंड नहीं है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ नहीं होने चाहिए, इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और इट इज़ इनएक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू प्रोवाइड दिस डॉक्यूमेंट टू द अक्यूज्ड पर्सन, देन ही कैन रिफ्यूज टू गिव इट टू द अक्यूज्ड पर्सन, या अवॉइड कर सकता है। सपोज कोई प्रेसिडेंट हाउस का कोई डॉक्यूमेंट है या कोई डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट है जिसके रिगार्डिंग ऑफेंस तो हुआ है, बट इट शुड नॉट बी अलाउड टू पब्लिश इन द पब्लिक डोमेन। मतलब कि अक्यूज के पास चला गया तो वो पब्लिक डोमेन में चला गया, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट या वेलफेयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इट शुड नॉट बी पब्लिकसाइज्ड। तो उन केसेस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ओपिनियन को मान के अपनी मर्जी से भी उस डॉक्यूमेंट को अक्यूज्ड को देने के लिए रिफ्यूज कर सकता है। आगे आता है 173 क्लॉज 7, वेयर द पुलिस ऑफिसर investigating the case finds it convenient so to do, he may furnish to the accused copies of all or any of the documents referred in subsection 5। कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको लगता है इट इज़ कन्वीनियंट टू डू सो, ही मे फर्निश टू द अक्यूज्ड कॉपीज ऑफ ऑल और एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड इन क्लॉज 5। क्लॉज 5 में जो सारे डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रोवाइड कर सकता है। आगे आता है जी लास्ट क्लॉज एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज इन सेक्शन 173 सेक्शन इज 173 क्लॉज 8 which deals with further investigation. It is most important clause for the means point of view। हम इसको means point of view से कर रहे हैं, and it is also important to understand for prelims point of view, and it is very much necessary to remember the section number of further investigation. Further investigation is provided under section 173 clause 8। आपको पूछेंगे ये सेक्शन नंबर की फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे है, सेक्शन 173 क्लॉज 8। What section 173 clause 8 says? Nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation। Nothing in this section shall be deemed to preclude, कुछ भी नहीं रोकता है for further investigation in respect of an offence after a report under section subsection 2 has been forwarded to the magistrate। That means 173(8) specifically states that the police officer has already filed a police report। डीम्ड हो गया कि पुलिस रिपोर्ट तो फाइल हो चुकी है, 173(8) की बारी तो बाद में आएगी। मतलब कि अगर तो यहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, इन बिटवीन यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट फाइल हो रही है, तो यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कभी पार्ट आएगा ही नहीं।
जब पुलिस रिपोर्ट फाइल होगी उसके आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगी दैट शैल बी कॉल्ड एज अ फर्दर इन्वेस्टिगेशन. Further investigation always starts when the originally the police report has been filed under section या forwarded under section 173 clause 2 has been. ये कह रहे हैं nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation in respect of an offence. किसी भी offence के लिए report under section 2 has been forwarded to the magistrate. After report has been forwarded to the magistrate where upon such investigation the officer in charge of the police station obtains further evidence, oral or documentary, he shall forward to the magistrate a further report or report regarding such evidence in the form prescribed and the provision of subsection 2 to 6, that is section 173 clause 2 to 173 clause 6, shall as far as may be apply in relation to such report or reports as they apply in relation to the reports forwarded under subsection 2. मतलब कि when the police officer has already filed a police report, he can do the further investigation irrespective of the fact that he has filed the police report. जैसे ऊपर बोला था कि after the completion of the investigation 173 clause 2 में लिखा है after the completion of the further investigation. तब मैंने आपको बताया था कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये नहीं है कि पावर खत्म हो गई. कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि उसके पास इतने एविडेंसेस हो गए हैं कि जिसके अकॉर्डिंगली इट कैन बी प्राइमा फेसाई सीन दैट द अक्यूज्ड पर्सन हैज कमिटेड सच एंड सच ऑफेंसेस, कि वो पुलिस रिपोर्ट देने के लायक हो गए हैं कि इन्होंने ये वाले ऑफेंसेस किए हैं. इन एविडेंसेस से वो प्राइमा फेसाई कोर्ट को दिखा सकते हैं. देन दे कैन फाइल द पुलिस रिपोर्ट. बट इट डज नॉट मीन कि पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन करने की पावर खत्म होगी पुलिस रिपोर्ट फाइल करने से. तो वही बोल रहा है 173 क्लॉज 8 कि पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के बाद भी पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से कोई नहीं रोक सकता. तो जो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी एविडेंस आइदर डॉक्यूमेंट्री और ओरल कोई भी एविडेंस ऑब्टेन करेगा वो उसको उसी तरह जैसे पहले पुलिस रिपोर्ट फाइल की थी सेक्शन 173 क्लॉज 2 से लेकर 6 तक, वैसे ही जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंसेस उसको मिले हैं उसको भी पुलिस रिपोर्ट बना करके वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सबमिट करेगा. वो जो सब्सीक्वेंट पुलिस रिपोर्ट होगी उसको हम सब्सीक्वेंट चलान बोलेंगे, सप्लीमेंट्री चलान बोलेंगे. सॉरी, सब्सीक्वेंट नहीं, सप्लीमेंट्री चलान बोलते हैं उसको. सप्लीमेंट्री चलान की पोजीशन कब आएगी? अगर तो पुलिस ऑफिसर ने शुरू में बोल दिया जी कि क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के बाद ही मे नॉट डू द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन ना करे. बट ऐसा नहीं है कि अगर उसने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी तो उसके बाद वो उस अक्यूज के पर्सन के अगेंस्ट वो क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता. ही कैन डू द इन्वेस्टिगेशन इवन इफ ही हैज़ फाइल्ड द क्लोजर रिपोर्ट. But if subsequently he founds any evidence which is against the accused person and which shows that the accused person has committed an offence, he may submit it to the judicial magistrate to take the cognizance on that report. तो जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट चलान होता है नॉर्मली होता है कि प्रीवियस पुलिस रिपोर्ट चलान फॉर्म में है, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू होती रही तो उसका सप्लीमेंट्री चलान आ जाता है. सो 173(8) है जो नॉर्मली हमें पता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जो वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है अंडर सेक्शन 155 क्लॉज 2 एंड अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3. 155 क्लॉज 2 इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड 156 क्लॉज 3 फॉर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन. अगर पुलिस ऑफिसर नहीं कर रहा है या प्रॉपर नहीं कर रहा तो उन केसेस में 156(3) का वो ऑर्डर पास कर सकते हैं. जुडिशियल मजिस्ट्रेट इनिशिएट करने के लिए तो बोल सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कीजिए, बट जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन नॉट मेक एन ऑर्डर टू स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन. आईओ को कभी नहीं बोल सकता एक्सेप्ट इन समरी ट्रायल्स में है तब बोल सकता है. जब हम समरी ट्रायल करेंगे उसमें आप प्रोविजन पढ़ेंगे कि आफ्टर 6 months एक्सपायरी ऑफ 6 months द जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन पास एन ऑर्डर फॉर द स्टॉपिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. आईओ को आफ्टर रिकॉर्डिंग सर्टेन रीजन वो है सारा वहाँ पे देखेंगे. बट नॉर्मली जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास एन ऑर्डर टू स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन. वो इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए कभी भी नहीं बोल सकता. स्टार्ट करने के लिए बोल सकता है पर
ख़त्म करने के लिए नहीं बोल सकता। ख़त्म तो आईओ की मर्जी से ही होगी, इन्वेस्टिगेशन ख़त्म तो आईओ की मर्जी से होगी। अगर जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले एक मिनट पहले भी आईओ सप्लीमेंट्री चलान ला के रख देगा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उसके ऊपर भी कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखिए कि अगर एक मिनट पहले भी सप्लीमेंट्री चलान ला के रख देगा देन ऑल्सो द जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज़ टू टेक द कॉग्निजेंस, चाहे वो एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बट आईओ को वो रोक नहीं सकता कि आप अब इन्वेस्टिगेशन बंद कर दो, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज एट द प्रेरोगेटिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। हमने जो पहले डिस्कस किया था, क्या किया था, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स व्हेन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डिसाइड्स टू इन्वेस्टिगेट। जब वो अपना माइंड बना लेता है इन्वेस्टिगेट करने का, द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स एंड इन्वेस्टिगेशन कॉन्टिन्यूज एट द प्रेरोगेटिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। वो लास्ट पीस ऑफ एविडेंस तक के लिए पीछे के पीछे भाग सकता है। आगे अब क्वेश्चन आता है कि वेदर द परमिशन टू डू द फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। नो, the permission to do further investigation is not required from the judicial magistrate, but as a routine manner जो practically होता है, for the courtesy sake वो judicial magistrate से ले लेते हैं, but the police officer is not bound to take the permission from the judicial magistrate to do the further investigation। और आगे एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड री इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि जहाँ से आपने इन्वेस्टिगेशन की पुलिस रिपोर्ट फाइल की उसके आगे इन्वेस्टिगेशन का। री इन्वेस्टिगेशन मीन्स डी नोवो इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल शुरू से बिल्कुल नए तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी, पिछले तरीके को भूल जाना और नए तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी। इन दोनों में डिफरेंस है। पुलिस ऑफिसर कैन डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, बट द पुलिस ऑफिसर इज नॉट ऑथराइज टू डू द री इन्वेस्टिगेशन। री इन्वेस्टिगेशन के लिए वो ऑथराइज नहीं है। अब अपनी मर्जी से ये नहीं बोल सकता कि जितने मैंने इन्वेस्टिगेशन की इसको डालो भाड़ में, मैं अब शुरू से करूँगा, ऐसा नहीं है। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन आ गई वो वहीं तक रहेगी, उससे आगे वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जितनी मर्जी करता रहे। वो डी नोवो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। डी नोवो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास करने की पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी नहीं है, वो भी नहीं कर सकता। He can only pass an order under section 156(3) to initiate the investigation or to do the investigation in a proper manner। वो ना तो स्टॉप करने के लिए बोल सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या तो इनिशिएट करवाएगा कि पुलिस ऑफिसर कर नहीं रहा, क्या करेगा, ये तीन चीज़ें कर सकता है। या तो वो करेगा कि इनिशिएट करो जी, आप कर नहीं रहे हो करो, दूसरा प्रॉपर तरीके से करो, या पुलिस ऑफिसर ने बोला जी मेरी इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी, ये मेरी पुलिस रिपोर्ट है, वो बोलता कि मैं पुलिस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलेगा जी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। ये 156(3) के अंडर तीन चीज़ें करेगा वो डी नोवो इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर ही नहीं सकता। री इन्वेस्टिगेशन कैन ओनली बी ऑर्डर अंडर सेक्शन 482 बाय द हाई कोर्ट। सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट ही ऑर्डर कर सकती है। इसमें 173(8) के रिगार्डिंग केस है। एक तो तारा सिंह वर्सेस स्टेट 1957 सुप्रीम कोर्ट, इसके रिलेटेड ही दूसरा केस है सुरेश चंद्र जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1984 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, द पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट फर्दर इज डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम सेक्शन 156 एंड 155 रेड विद सेक्शन 157 एंड फॉर दैट पर्पज no specific conferment of power is required nor is any magistrate order is required। मतलब कि the investigating officer is having the power to do further investigation under section 156, 155 read with section 157। उसके पास पर से पावर है, he need not to get any order from anyone, वो खुद कर सकता है। and therefore after having filed the police report the police officer can continue with the investigation and go on filing supplementary charge sheet as and when some new evidence is gathered। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि वो अपनी मर्जी से फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल, सप्लीमेंट्री चलान फाइल कर सकता है जब उसके पास नए एविडेंसेस आ जाएंगे।
आगे है, एक है रामलाल नारंग वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1979 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट कैन बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 173(8) ओनली आफ्टर द ओरिजिनल पुलिस रिपोर्ट हैज़ बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 173(2). वही चीज़, ओरिजिनली पहले पुलिस रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट उसके बाद ही आएगी। सप्लीमेंट तो तभी होगा ना जब ओरिजिनल होगा, उसके आगे सप्लीमेंट होगा। पहली चीज़ तो सप्लीमेंट कभी हो ही नहीं सकती, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है। पहली चीज़ ओरिजिनल होगी, उसके सप्लीमेंट, उसके एडिशन में नई चीज़ आ सकती है। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट तभी होगी जब ओरिजिनली उसने 173(2) में रिपोर्ट फाइल कर दी है। इन ऑर्डर टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन द पुलिस ऑफिसर नीड नॉट टू obtain द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट कंसर्न। ही में एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, जो कर्टसी से एक बोला था मैंने, एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट बट द परमिशन इज नॉट प्री कंडीशन। उसको परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपनी मर्जी से भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इससे आगे केस है एक विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली 2012 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो मैंने आपको बोला है उसके ऊपर यह केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, नो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज एम्पावर्ड टू कंडक्ट अ फ्रेश de novo or re-investigation in relation to the offence for which it has already filed a report in terms of section 173 of the 173(2) ऑफ द कोड। मतलब कि अगर तो आपने जितनी इन्वेस्टिगेशन कर ली, पुलिस कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी 173(2) की रिपोर्ट फाइल करने के बाद री इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकती, ये तो ये बोल रहा है। बट वैसे भी अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी तो री इन्वेस्टिगेशन या डी नोवो इन्वेस्टिगेशन या फ्रेश इन्वेस्टिगेशन कोई भी एजेंसी नहीं कर सकती। इट इज़ ओनली अपॉन द हाई कोर्ट टू पास एन ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर टू डू द री इन्वेस्टिगेशन या फ्रेश इन्वेस्टिगेशन। अगर तो हाई कोर्ट पास करती है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस केस में क्या हुआ, आगे क्या हेल्प किया है एक दूसरे पॉइंट पे, ऑन व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज टू बी डन, री इन्वेस्टिगेशन एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस है इसके ऊपर कि कब इन्वेस्टिगेशन करनी है, कब री इन्वेस्टिगेशन और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस क्या है। री इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि आप शुरू से नए सारे एविडेंसेस शुरू कर रहे हो, जो आपने पीछे इन्वेस्टिगेशन की है उसको एज इट इज़ आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ज़ीरो मान लिया उसको, उसमें कुछ नहीं है, तो बिल्कुल नए सिरे से शुरू कर रहे हो। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन छोड़ी है उससे आगे होगा। अगर आपको डिफरेंस बोला जाए तो बेसिक डिफरेंस ये होगा। बाकी के आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बुक से पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, री इन्वेस्टिगेशन हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन एट द प्रेरोगेटिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और द जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन पास एन ऑर्डर टू डू द फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156(3), तो वो भी कर सकता है। आगे है पावर ऑफ मजिस्ट्रेट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 173(2), 173(8) एंड अंडर सेक्शन 156(3). तो इसमें इस केस में क्या कहते हैं, मजिस्ट्रेट हैज़ नो पावर टू डायरेक्ट री इन्वेस्टिगेशन और फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, वो नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट हैज़ अ पावर ओनली टू डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन आफ्टर फाइलिंग ऑफ द पुलिस रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 173(8). फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो पुलिस रिपोर्ट फाइल होने के बाद करेगा। इट हैज़ बीन अ प्रोसीजर और ऑफ proprietary that police officer has to seek permission of the court to continue further investigation and file supplementary charge sheet। वो प्रोसीजर ऑफ प्रायोरिटी है, एज ए कर्टसी से एक है कह लीजिए, तो वो तब पुलिस ऑफिसर उससे परमिशन ले सकता है, बट बाउंड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है लेना। नीदर द स्कीम ऑफ द कोड नॉर एनी स्पेसिफिक प्रोविजन देयर इन बार्स द एक्सरसाइज ऑफ जस्ट जुरिस्डिक्शन बाय द मजिस्ट्रेट। कोई ऐसी जुरिस्डिक्शन बार नहीं करती है। इससे आगे एक लेटेस्ट केस आया था 2019 में, वीनूभाई हरिभाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2009 सुप्रीम कोर्ट। इट्स अ 3 जजेस बेंच केस एंड जस्टिस RF नरीमन हैज़ पास द जजमेंट। इसमें क्वेश्चन क्या था, द क्वेश्चन वॉज वेदर आफ्टर अ चार्जशीट इज फाइल्ड बाय द पुलिस द मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड इफ सो अपॉन टू व्हाट स्टेज ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कि वो कब तक कर सकता है, कि पहले तो पुलिस रिपोर्ट फाइल होने के बाद क्या वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकता है या नहीं, एंड सेकंड थिंग वो किस स्टेज तक कर सकता है, कि कॉग्निजेंस लेने के बाद भी कर सकता है कि नहीं कर सकता, कि पहले ही करना पड़ेगा। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ दस क्लियर दैट द मजिस्ट्रेट पावर अंडर सेक्शन 156(3) इज वेरी वाइड
for it is the judicial authority that must be satisfied that a proper investigation by the police takes place. To ensure that a proper investigation takes place in the sense of a fair and just investigation by the police, which such magistrate is to supervise. Article 21 of the Constitution of India mandates that all powers necessary, which may also be incidental or implied, are available to the magistrate to ensure a proper investigation, which without doubt would include the ordering further investigation after a report is received by him under section 173 clause 2, and which power would continue to ensure in such magistrate at all stages of the criminal proceedings until the trial itself commences. मतलब कि जितनी देर तक इंक्वायरी स्टेज है, चार्ज फ्रेमिंग होने से पहले वो इवन इफ द पुलिस हैज़ फाइल्ड द पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2, तो उसके बाद इंक्वायरी स्टेज में ट्रायल कमेंस होने से पहले, ट्रायल कमेंस होता है चार्जेस फ्रेम होने के बाद, उससे पहले वो कभी भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकता है। तो इसका ये केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको पढ़िए। इसमें ना प्रीवियस केसेस जो विनय भाई त्यागी का केस हमने किया है, विनय त्यागी का केस, और एक अमृत भाई शामू भाई पटेल का केस है, तो उसको भी डिस्कस अच्छे से किया गया है। ये बड़ी अच्छी जजमेंट, आप इसको एक बार रीड जरूर कीजिए। 173(8) इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर द मेन पॉइंट ऑफ व्यू। मीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह कीजिए। प्री में इसका सेक्शन नंबर जरूर पूछा जाएगा, और जो ऊपर आपने टाइम पीरियड्स याद किए हैं, जैसे 173(1) क्लॉज कैपिटल ए में जो दिया गया है, 3 months फ्रॉम द डेट व्हेन द पुलिस ऑफिसर रिकॉर्डेड द इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द रेप अगेंस्ट चाइल्ड विक्टिम, तो 3 months में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, वो टाइम पीरियड। ऐसे टाइम पीरियड्स आपको पेपर में पूछे जाएंगे प्री में, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कब शुरू हुआ था। टाइम तो आपको याद होगा कि 3 महीने दिया होता उस सेक्शन में, बट आपको ये चीज़ याद नहीं होगी कि वो कब से शुरू होना था, तो उसके ऊपर भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह प्री के लिए याद करना पड़ेगा। अगर प्री के लिए जब मैं लेक्चर लूँगा तो उसको मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपने बेयर एक्ट में क्या, अगर तो प्री का हम डिटेल में करेंगे जब लेक्चर ना, तो उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा सेक्शन प्री के लिए रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होते। आप सोचो कि सीआरपीसी में अगर 483 सेक्शंस दिए हैं तो 483 आपको टिप्स में होने चाहिए, नहीं हो सकते। उसमें से कुछ सेक्शंस होंगे जो मेंस में आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, कुछ आपको प्री के लिए याद करवाए जाएंगे, उनको क्रैम करना पड़ेगा, आपको सेक्शन नंबर्स को क्रैम करना पड़ेगा, और कुछ सेक्शंस हम छोड़ देंगे। छोड़ने का मतलब ये है कि अगर हमने उसमें से 150-200 सेक्शन छोड़ भी दिया तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 3% पेपर का, 2 या 3% पेपर के लिए हमें इतना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम सेक्शंस कर रहे हैं उसको अगर हम 100% कर लें तो हम 2-3% को अवॉइड कर सकते हैं। याद रखिए प्री का पेपर उन्होंने एक्सक्लूड करना है आपको, कि वो एक्सक्लूजन पेपर है कि इतने बच्चों में से छांट के इतने लेके आगे जाने हैं। हमने उसमें टॉप नहीं करना। टॉप करो बेटर है, बहुत अच्छे हैं, आपकी नॉलेज अच्छी होगी तो टॉप करो, बढ़िया है। बट हमारा पहला उसके ऊपर फोकस क्या होगा कि हमने पेपर क्लियर करना है। हम पहले पेपर क्लियर करने के लिए बोलेंगे हमने कट ऑफ के अंदर आना है। जितने अच्छे मार्क्स लेते जाएंगे उतना हम सेफ होते जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ तो कहीं पे भी जा सकती है। तो कट ऑफ के अंदर आना है, पहला टारगेट ये होगा हमारा। फिर उसके बाद हमने अच्छे से अच्छे स्कोर को अचीव करना है। तो उसके लिए कुछ फार्मूलाज होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ बेसिक वो होती हैं, प्रोविजंस होते हैं, जिनको आप याद करोगे तो आपको बाद में पेपर देने के बाद पता लगेगा कि हाँ इसमें से पेपर आया है, इसमें से पेपर आया है। सारी प्रोविजंस याद करने की ज़रूरत नहीं होती है रट्टा लगाने की। कुछ प्रोविजंस है जिसमें रट्टा लगाना ही पड़ेगा, कुछ प्रोविजंस को समझना ही पड़ेगा। जो अब हम मीन्स के लिए कर रहे हैं, इन प्रोविजंस को समझना पड़ेगा। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है या प्रॉब्लमेटिक या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, तो ये मीन्स की जो प्रेपरेशन है ये आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन सेक्शन नंबर्स आएंगे, कुछ टाइम पीरियड आएगा, वो रट्टा के लिए आएंगे। कुछ 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आएंगे, हम उसके ऊपर देखेंगे हमारी अटैम्प्ट कैसी है, हम उसके ऊपर तुक्का लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, नहीं तो हम उसको छोड़ भी देंगे तो हमें ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा। तो प्री की तैयारी भी एक मैथमेटिक्स के तरीके की तरह है। आप एक सिस्टमेटिक तरीके से करो तो 100% आपका प्री क्लियर होगा।
मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि अगर आप एक प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली प्री की तैयारी करोगे तो आपका 100% प्री क्लियर होगा। कोई भी दुनिया की ताकत आपका प्री क्लियर होने से रोक ही नहीं सकेगी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें और इसको अच्छी तरह से रीड करें। थैंक यू।